एक वक्त था जब इंडिया एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था। रिसोर्सेज भी कम था और दूसरी तरफ लोग के एक्सपेक्टेशन भी पूरे करने थे। और उस टाइम पे दुनिया दो ग्रुप्स पे बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका का कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट ब्लॉक। और तब इंडिया किसी ग्रुप के पार्ट ना बनकर सबके साथ रहने का डिसाइड किया। और यहीं से शुरू होती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कहानी, जो आइडियलिज्म से लेकर रियल पॉलिटिक्स और फिर ग्लोबल लीडरशिप तक पहुंच चुकी है। नेहरू जी के लिए फॉरेन पॉलिसी एक मोरल मिशन थी। वर्ल्ड पीस, एंटी कॉलोनियलिज्म और इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थी। तो 1947 के बाद इंडिया ने ना ही नाटो अलायंस को ज्वाइन किया और ना ही वार्सो पैक्ट। उसके वजह नेहरू जी ने एक नया विजन इंट्रोड्यूस किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नाम। इस आइडिया का कोर थीम था इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फ्री फ्रॉम सुपर पावर प्रेशर। 1955 में बंदोक कॉन्फ्रेंस जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें नेहरू जी, टीटो, नासिर, सुकर्नो और घाना के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर नाम का फाउंडेशन रखा था। और यहीं से डेवलपिंग नेशंस ने अपनी कलेक्टिव वॉइस बनाई। तो इस दौरान इंडिया ने चाइना के साथ 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। और ये एग्रीमेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नॉन इंटरफियरेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। तब इंडिया को समझ आया कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स मोरल वैल्यूज पर सिर्फ नहीं चलती, यहाँ पर पावर और रियलिज्म की उतनी ही जरूरत है। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के एरा, जो कि 1964 से लेकर 1966 तक थे। शास्त्री जी का एरा काफी शॉर्ट था लेकिन काफी इम्पैक्टफुल भी था। 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद उन्होंने पीस डिप्लोमेसी को ज्यादा प्रायोरिटी दी। फिर 1966 में ताशकेंट एग्रीमेंट साइन होता है, जो ये शो करता है कि इंडिया अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करते हुए नेगोशिएशंस के लिए रेडी है। और उनकी पॉलिसी का बेस था डिफेंसिव रियलिज्म विद रिस्ट्रेंट। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंदिरा गांधी जी। तो ये पीरियड होता है 1966 से लेकर 1977 तक और फिर 1980 से लेकर 1984 तक। अब इंदिरा गांधी जी ने नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी जो आइडियलिज्म के ऊपर बेस्ड था, उसको रिप्लेस किया स्ट्रैटेजिक रियलिज्म से। और तब तक इंदिरा गांधी जी ने ये समझ लिया था कि शांति सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि डेटरेंस से भी आता है। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान इंडिया ने यूएसएसआर के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया, ताकि अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को बैलेंस किया जा सके। और उसी साल दिसंबर में इंडियन आर्म फोर्सेस ने बांग्लादेश को एक सोवरेन बांग्लादेश बनाने में हेल्प किया। और ये था इंडिया का डिप्लोमेटिक असर्शन ऑन ग्लोबल स्टेज। और फिर 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरान में और कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किस तरीके से हासिल किया, तो हमारा एक वीडियो है, आप जरूर देखना। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, नॉट अ सॉफ्ट स्टेट। इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पीरियड पे थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी और सेल्फ रिलायंस, इन दोनों पे एम्फेसिस दिया था। 1977 से लेकर 1979 तक इस टाइम पीरियड पे मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर थे और इनके टेन्योर पे न्यूक्लियर पॉलिसी पर रिस्ट्रेंट दिखाई गई। उन्होंने पाकिस्तान के साथ पीस टॉक रिवाइव किया और चाइना के साथ डिप्लोमेटिक पॉलिसी नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। सिंस 1962 वॉर के बाद ये पहली बार हुआ था। ये काफी शॉर्ट लिव लेकिन काफी इम्पोर्टेंट फेज था, जहाँ पर इंडिया ने मोरल हाई ग्राउंड डिप्लोमेसी दिखाई। अब बात करते हैं राजीव गांधी जी के एरा के बारे में, जो कि 1984 से लेकर 1989 तक था। राजीव गांधी ने डिप्लोमेसी को मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। उन्होंने यूएसए और यूएसएसआर दोनों के साथ एक बैलेंस अप्रोच रखने की कोशिश की और नाम को यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट को 21st सेंचुरी के हिसाब से अपडेट करने की भी कोशिश की। लेकिन 1987 में श्रीलंका पे IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजना एक काफी रिस्की इंटरवेंशन साबित हुआ। फिर भी राजीव गांधी जी ने 1988 में बीजिंग विजिट करके इंडिया चाइना रिलेशन को नॉर्मलाइज किए और ये विजिट इंडिया चाइना टाइज के लिए एक माइलस्टोन था। 1989 से लेकर 1991 ये फेज काफी इंस्टेबिलिटी
पीरियड गल्फ वॉर का था और इस टाइम पीरियड पे पहले वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इराक और कुवैत क्राइसिस के दौरान इंडिया अपने डायस्पोरा को सेफली इवैक्यूएट करके वर्ल्ड को अपनी ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी को दिखाई थी और अभी तक हमारी फॉरेन पॉलिसी एक ब्रीज पीरियड पर थी और एक नए स्टेज सेट हुआ प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी की ओर। यहाँ तक जानने के बाद अब हम बात करते हैं 1991 से लेकर 1996 टाइम पीरियड पर, जिस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस ने इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ इंटीग्रेट करे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया ताकि वो आसियान और ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन कर सके। उन्होंने 1992 में इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया और इस तरीके से और पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में इंडिया को रीपोजिशन किया और ये ट्रांजिशन था फ्रॉम पॉलिटिकल अलाइनमेंट टू जियो इकोनॉमिक ट्रांजिशन। और अब बात करते हैं 1996 से लेकर 1998 तक गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे आई.के. गुजराल। तो तब के प्राइम मिनिस्टर गुजराल ने साउथ एशिया को एक नई पॉलिसी दी, गुजराल डॉक्ट्रिन। तो इसका कोर आइडिया था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विदाउट एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोसिटी। मतलब आप नेबरहुड के लिए कुछ करो पर बदले में कुछ होप मत रखो कि वो आपके लिए भी कुछ करेंगे। और उन्होंने इंडिया को एक बेनिवोलेंट पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया और उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी भी शुरू की। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के एरा के बारे में, जो 1996 में सिर्फ 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे और फिर 1998 से लेकर 1999 तक सिर्फ 13 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे और फिर फुल टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बने 1999 से लेकर 2004 तक। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगर वाजपेयी जी के टेनियर में फॉरेन पॉलिसी को देखें तो उनके टेनियर में इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया। 1998 के पोखरण 2 टेस्ट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया। Today, at 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests. यूएस लेड काफी सारे सैंक्शंस आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट और डायलॉग के जरिए हैंडल किया। 1999 लाहौर समिट और उसके बाद कारगिल वॉर, इन दोनों के जरिए इंडिया ने ये दिखाया कि इंडिया पीस और पावर दोनों को बैलेंस कर सकता है। उन्होंने बर्स्ट टू लाहौर डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया की एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड की और साथ ही ग्लोबल सिक्योरिटी नैरेटिव में इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग प्लेस होल्ड किया। 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अपने फॉरेन पॉलिसी में सेंटर स्टेज पर रखा। उनके टेनियर में 2008 इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील एक लैंडमार्क था, जिसे इंडिया को एक न्यूक्लियर लेजिटिमेसी मिली विदाउट साइनिंग एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने G20, ब्रिक्स, ईस्ट एशिया समिट जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की इकोनॉमिक लीडरशिप को स्ट्रेंथन किया। उनके टाइम पीरियड पे चाइना के साथ ट्रेड एक्सपोनेंशियल बढ़ा, लेकिन बॉर्डर इशू अनरिजल्व रहे। अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पीरियड में इंडिया का अप्रोच स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी विद कोऑपरेटिव एंगेजमेंट, मतलब अलायंस नहीं लेकिन इंडिया हर डायरेक्शन में कोऑपरेट करेगा। और अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के टेनियर के बारे में, जो कि 2014 से शुरू हुआ है। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी असर्टिव, मल्टी अलाइनमेंट और ब्रॉड इंडिया अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। मोदी जी के टेनियर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल स्टेज पर काफी विजिबल हो गया है और यहाँ से डिप्लोमेसी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस बन गई है। मोदी एरा ने डिप्लोमेसी को 21st सेंचुरी के स्टाइल में रीडिफाइन किया है। उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थिंक वेस्ट पॉलिसी लॉन्च की है और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी से एक स्टेप अहेड है। 2019 के बाद इंडिया ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई ग्रुपिंग के थ्रू मल्टीपोलर पार्टनरशिप स्ट्रेंथन की है। तो रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान भारत ने स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी, ना ही वेस्ट के कैंप ज्वाइन किया और ना ही मॉस्को के खिलाफ हुआ।
और ये था मॉडर्न नॉर्थ अलाइनमेंट मूवमेंट का इवॉल्व वर्जन। 2023 G20 समिट न्यू दिल्ली में हुआ, जहाँ पे इंडिया ने ग्लोबल साउथ के वॉइस बनकर पूरे वर्ल्ड को लीड किया। और ये मूवमेंट काफी सिंबॉलिक था बिकॉज इट शोज इंडिया इज नो लॉन्गर ए पार्टिसिपेंट, इट्स एन एजेंडा सेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट के साथ इंडिया ने अब अपने फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये थी हमारी फॉरेन पॉलिसी की कहानी 1947 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, आइडियलिज्म से लेकर प्रैग्मेटिज्म और फिर स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस तक। अगर कुछ छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब देवी डिकोड।